हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube फैमिली श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग परमाणु, अणु और परमाणु की संरचना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसी का पहला लेक्चर केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि एमपीपीएससी मेंस के पेपर 3 यूनिट 2 में इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। उसी की श्रृंखला शुरू किए हुए हैं। पहले लेसन में हम लोगों ने पदार्थ क्या होती है और पदार्थ के जितने भी भाग होते हैं उसे विस्तृत देखा था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अणु, परमाणु एवं परमाणु संरचना पर चर्चा करेंगे। आइए तो सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से शुरू करते हैं। उससे भी पहले महर्षि कणाद, जिनको भारतीय रसायन विज्ञान के जन्मदाता कहा जाता है, महर्षि कणाद को, ये रसायन विज्ञान के पहले जन्मदाता हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि महर्षि कणाद, इनके नाम में कण मतलब पार्टिकल मतलब कणों की जो व्याख्या की वो महर्षि कणाद ने ही की सर्वप्रथम। इन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वह कणों से हुआ है, पार्टिकल से हुआ है। उसके बाद में जाकर के डाल्टन ने इसी कण को, इसी पार्टिकल को परमाणु नाम दिया। समझिए इसको। सबसे पहले महर्षि कणाद ने कणों की व्याख्या की, पार्टिकल्स की व्याख्या की, कहा संपूर्ण ब्रह्मांड का जो निर्माण है वह कणों से हुआ है, और बाद में डाल्टन ने इसी कण को परमाणु नाम दिया। तो प्रश्न बनेगा कि परमाणु नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आप कहोगे डाल्टन। और मेंस के हिसाब से ये प्रश्न बनेगा 5 मार्कर में, तो आप पूरा का पूरा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखोगे। उसमें क्या लिखोगे कि मॉडल का नाम है डाल्टन का परमाणुवाद। किस वर्ष खोज की गई? तो 1804 में। और खोजकर्ता का नाम जॉन डाल्टन। ये आप 3 पॉइंट लिखोगे 3 मार्कर में, और 5 मार्कर में पूरा का पूरा बताओगे, जिसके प्रमुख बिंदु क्या क्या थे उसे भी बताओगे। तो डाल्टन ने कहा प्रत्येक पदार्थ मतलब मैटर, अच्छे से मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, जिन साथियों ने नहीं देखा उसे सबसे पहले देखिए। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे परमाणु, एटम कहते हैं। ठीक, मतलब इन्होंने कहा सबसे सूक्ष्मतम कण जो है उसे परमाणु कहते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण। ठीक, और इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, इसे और भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, मतलब सबसे छोटी इकाई परमाणु है। यह किसने कहा? यह डाल्टन ने कहा इन्होंने कि इसे रासायनिक विधि द्वारा और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि परमाणु अविनाशी है। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता और जिसे उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। और कहा कि 2 परमाणु को आपस में मिला करके हम क्या कहेंगे? संयुक्त परमाणु। मतलब परमाणु प्लस परमाणु क्या मिलके बनेंगे? तो संयुक्त परमाणु। परमाणु प्लस परमाणु। ठीक, तो इन सभी पॉइंट्स को आप लिखोगे, आपका 5 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या बात की कि परमाणु अविभाज्य है, सबसे छोटी इकाई है। परंतु आज हमने परमाणु के 35 से ज्यादा छोटे कण प्राप्त कर लिए, जिसमें मुख्यतः 3 कण। आपको पता होगा कि जो परमाणु है वह 3 मुख्य कणों से बना है। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये 3 मुख्य कण हैं परमाणु जिनसे बना हुआ है। ठीक है, प्रोटॉन जिसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक, इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश और इस पर
कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा पार्टिकल जिसको बोल रहे हैं, परमाणु जो सबसे छोटी इकाई है, उसके भी छोटे छोटे इकाई हैं, जिसमें मुख्य 3 इकाइयां जो हैं वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी 35 से ज्यादा कण खोजे जा चुके हैं परमाणु के निर्माण में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अणु एवं परमाणु। क्या होता है अणु और क्या होता है परमाणु? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे छोटी इकाई परमाणु। ठीक, तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? और अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यह क्यों नहीं पाया जाता, इसे समझिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इनका आउटर सेल जो बाहरी कक्ष है वह संपूर्ण नहीं होता है। इन्हें या तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। इस दौरान ये क्या करते हैं? दूसरे अणु या परमाणु से संयोग करके, क्रिया करके, और ये नया परमाणु, नया अणु, नया यौगिक बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि एटम जो कि सबसे सूक्ष्मतम कण है, किसी तत्व का एक सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। उदाहरण आप बताओगे, कोई भी तत्व का नाम ले लोगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कुछ भी आप नाम ले सकते हो, जो परमाणु कहलाएंगे। अब एक चीज इसमें आपको ऐड करना है कि परमाणु शब्द डाल्टन ने सबसे पहले दिया था। इस तरीके से अभी आप सभी वैज्ञानिकों के नाम याद रखोगे कि परमाणु शब्द किसने दिया, अणु शब्द किसने दिया, इलेक्ट्रॉन किसने दिया, प्रोटॉन किसने दिया, तो आपका कंटेंट जो है वो रिच होगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो इतना आप याद रखिए कि डाल्टन ने परमाणु शब्द दिया था। अणु की बात करें तो किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक, पदार्थ में मैंने आपको क्लियर बताया था कि जो पदार्थ है वह दो चीजों से, दो आधार पर हमने विभाजित किया था। एक भौतिक आधार जिसमें हमने ठोस, द्रव और गैस देखा था, और रासायनिक आधार जिसमें हमने शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हमने क्या बोला था? मिक्सचर, मिश्रण बोला था। और शुद्ध पदार्थ को हमने दो भागों में कैटेगराइज किया था, एक था तत्व और एक था यौगिक। ठीक, उसे देखिए आप। तो मैंने क्या बोला? पदार्थ, तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। ठीक, जैसे कि हाइड्रोजन H2, यहां पर एक H है, यहां पर दो H है, मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से क्रिया करके इस अपने आप को स्वतंत्र अवस्था में बना लिया। इसलिए ये स्वतंत्र रह सकते हैं, ये स्वतंत्र नहीं रह सकते। ये हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में घूमता रहेगा, इसको या तो कोई हाइड्रोजन मिल जाएगा उससे क्रिया कर लेगा, या तो ऑक्सीजन मिल जाएगा पहले तो उससे क्रिया करके H2O बना लेगा। मतलब इससे जो भी पहले परमाणु या अणु मिल जाएंगे उससे क्रिया कर लेगा। परंतु यहां पर यह क्रिया करके अपने अष्टक कंप्लीट कर चुका है। ठीक, ऑक्सीजन O2 स्वतंत्र है, नाइट्रोजन N2 स्वतंत्र है। ये एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल, अणु के। तो ये आप डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हो परमाणु और अणु में, एटम एंड मॉलिक्यूल में। यहां पर नोट आप दोगे कि अणु शब्द किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप लिखोगे अवोगाद्रो ने। यहां पर डाल्टन ने परमाणु को दिया था, यहां पर अवोगाद्रो ने अणु, मॉलिक्यूल शब्द को दिया था। इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज देखो, यह है परमाणु की संरचना, अभी मॉडर्न परमाणु की संरचना। यहां पर बीच में आप देखो, इसको बोलते हैं नाभिक। यह होता है नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक, और ये जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये जो नाभिक है ये दो कणों से मिलकर के बना है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो आपको ये याद रखना है कि नाभिक में कौन कौन से कण हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चारों तरफ कौन घूम रहा है? तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। नेगेटिव चार्ज चारों तरफ घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज नाभिक में है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में है। तो नाभिक दो कणों से मिलकर के बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा,
ठीक। अब बात करते हैं परमाणु की संरचना की। ठीक है, परमाणु की संरचना, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने परमाणु की संरचना पर अपनी अपने मत दी कि परमाणु कुछ इस तरीके का दिखता होगा, परमाणु कुछ इस तरीके का होगा, उसकी संरचना पर डिस्कशन किया। इसी श्रृंखला में जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए, है ना, तो उन्होंने इसको पुडिंग मॉडल नाम दिया। जे थॉमसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे तरबूज का पुडिंग मॉडल नाम दिया था। उसे हम लोग इसे समझेंगे। ठीक, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या कि आधुनिक खोजों के आधार पर परमाणु में उपस्थित 35 से अधिक सूक्ष्म कण ज्ञान हो चुका है। मैंने क्या बोला कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है, सूक्ष्म कण है पर सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है, उसे विभाजित किया जा सकता है और अभी तक हमने इसे 35 से अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः 3 जो कण हैं सूक्ष्म कण, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो परमाणु का मूलभूत कण, परमाणु का एक मूलभूत कण होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका प्रतीक ई से डिनोट करते हैं, ई माइनस, ये ऊपर चार्ज लगा देते हैं, आवेश, तो ई से डिनोट करते हैं, यह ऋण आवेशित कण होता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इस पर आवेश कितना होता है, अगर इस नंबर को आप याद कर सकते हो तो कर लो। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। 1.6 गुणित 10 की पावर -19 इतना चार्ज होता है, इतना कूलाम चार्ज, इतना कूलाम आवेश किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ठीक, आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब मास कितना होता है। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम एक इलेक्ट्रॉन का वेट, भार होता है। ठीक, मास। एक इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसे आपको याद रखना है। जे थॉमसन वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन शब्द दिया। इलेक्ट्रॉन होता है जो कि परमाणु का एक कण है, सूक्ष्म कण है। किसने दिया, तो जे थॉमसन ने दिया। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर स्थित होता है। ये किसने कहा, ये जे थॉमसन ने ही कहा कि जो परमाणु के बाहर वाली सेल्स हैं, कक्षाएं हैं, वो नाभिक के चारों तरफ, उसी में ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, मतलब होते हैं। ठीक, मूव करने का इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने बस इतना कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये हो गई इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन की बात करें तो आप इसमें भी लिखोगे कि प्रोटॉन परमाणु का एक मूलभूत कण है जिसका प्रतीक क्या है, पी, है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धन आवेशित ये कण है ना परमाणु का। यह एक धन आवेशित कण है जिस पर कितना चार्ज होता है, वही जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। कितना होता है, 1.6 गुणित 10 की पावर -19 कूलाम आवेश, इतना होता है। ठीक, इस पे धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश। अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, इतना मास होता है एक प्रोटॉन का। ठीक, सामान्यतः हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अगर प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में, कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह किस तत्व के बराबर होता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन के। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटम है वो उसके पास एक प्रोटॉन होता है, और जितना उसका प्रोटॉन होगा उतना ही उसका द्रव्यमान होगा। ठीक, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने की थी, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की किसने की, गोल्डस्टीन ने की है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ होता है। इतनी बात याद रखोगे। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन परमाणु का एक मूलभूत कण है। ये सारे के सारे परमाणु के ही मूलभूत कण हैं। इसका प्रतीक अगर बोले तो स्मॉल n। ठीक,
स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इस पर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, ये याद रखोगे। कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रॉन उदासीन कण है परमाणु का। न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, अर्थात विद्युत रूप से उदासीन होता है। द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, वही जो एक प्रोटॉन का होता है, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। क्लियर? अगर न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो चैडविक, ये आपको याद रखना है। यहां पर मैंने बोला गोल्डस्टीन प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन। ये तीन वैज्ञानिक तो रटे होने चाहिए। क्लियर है? आगे बात करते हैं, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में ही स्थित होता है। मैंने अभी बोला नाभिक जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ घूम रहा है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं परमाणु संरचना की। मैंने अभी बोला था अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने मत दिए कि परमाणु की संरचना ऐसी होगी, वैसी होगी। इसी श्रृंखला में जो सबसे पहले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे थॉमसन, और इनके मॉडल का नाम क्या था? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक तरबूज जैसा होता है ना, उसके अंदर काले काले बीज होते हैं। उस बीज को, जो धसे होते हैं तरबूज में, उस बीज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। उन्होंने कहा कि एक परमाणु जो है वो तरबूज के जैसा दिखता है। तरबूज में जिस तरीके से बीज धसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और जो पूरा का पूरा तरबूज है वो पॉजिटिव चार्ज, धनावेश से बना हुआ एक स्फेरिकल क्लाउड है। ठीक, वो धनावेश है पूरा का पूरा आउटर सरफेस, और जो बीज है वो ऋणावेश है जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक, अगर आपको 5 मार्क में, 3 मार्कर में कुछ भी आता है तो आप ये पॉइंट्स दोगे कि मॉडल का नाम क्रिसमस केक मॉडल या फिर तरबूज मॉडल कहते हैं। तरबूज समझ में आ गया। क्रिसमस केक, क्रिसमस में आप देखोगे केक में भी धसे होते हैं चीजें, उन्होंने पूरा का पूरा क्रिसमस केक को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोला, धनावेश बोला, और जो धसे होते हैं उसमें उसको उन्होंने ऋणावेश कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। खोज वर्ष 1904, 1904। खोजकर्ता का नाम जे थॉमसन, और ये परमाणु का पहला मॉडल था। परमाणु की संरचना कैसी होगी इस श्रृंखला में यह पहला मॉडल था। तो आप इस तरीके से, जो मैंने नोट्स फॉर्म में ये बनाया है, इसी तरीके से आप आंसर लिखोगे तो कंटेंट रिच होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इनकी क्या क्या बातें थी? इस मॉडल के अनुसार क्या हुआ कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में धसे सूखे मेवों की तरह या तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं। मतलब जैसे कि हमने केक में मेवे धसाए हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन की भांति। नेगेटिव चार्ज तरबूज में अगर बीज की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन की भांति हो रहे हैं इस परमाणु मॉडल के अनुसार। और जो पूरा का पूरा गोला है, जो पूरा का पूरा धनावेशित गोला है, उसी को उन्होंने परमाणु नाम दिया। ठीक, थॉमसन द्वारा प्रस्तावित ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इस मॉडल के क्या मुख्य बिंदु थे, वो आपको लिखना है कि परमाणु धन आवेशित गोला है और इस इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ये निष्कर्ष के तौर पर आपने लिखा। फिर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है। जितना ऋण आवेश होगा किसी परमाणु में उतना ही धन आवेश होगा, जितना ऋण आवेश है उतना ही धन आवेश है। इसलिए बोल रहे हैं कि परिमाण में दोनों समान हैं, और इसीलिए परमाणु में समानता की वजह से जो परमाणु है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। दो पॉइंट क्या क्या है कि परमाणु धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं। दूसरा पॉइंट, ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश हैं उनका जो परिमाण है वह समान है, इसीलिए यह उदासीन की भांति कार्य करता है जो एक परमाणु है। ठीक, वैद्युत रूप से। अब इस मॉडल के क्या दोष थे ना, क्या दोष थे, क्यों दूसरे मॉडल आने की जरूरत पड़ी, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और इस तरीके से आपका पूरा 5 मार्क का आंसर कंप्लीट होगा। तो इस मॉडल के द्वारा धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश सहित उपस्थित रहने का कारण नहीं समझा पाए कि धनावेश और ऋण आवेश दोनों उपस्थित हैं,
किस कारण से, कारण इन्होंने नहीं दिया, इसलिए यह मॉडल फेल हो गया। ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। परंतु फिर भी हम पढ़ रहे हैं ताकि हमको बेस क्लियर होता जाए कि किस तरीके से परमाणु संरचना का आधार बना। ठीक, यह मॉडल रदरफोर्ड मॉडल के परिमाण को भी समझाने में असमर्थ था। इसके बाद रदरफोर्ड आए, उनके जो परिमाण थे, उनके जो भी रिजल्ट्स थे, परिणाम थे, जो भी रिजल्ट्स थे, उसको इन्होंने एक्सप्लेन करने में असमर्थता प्रदर्शित की। ये इनके दो दोस्त थे। ठीक, तो इस तरीके से ये जे.जे. थॉमसन का परमाणु मॉडल कंप्लीट होता है। नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक, अपने को 3 मॉडल पढ़ने हैं, एक जे.जे. थॉमसन का, फिर रदरफोर्ड का, फिर बोहर का। और जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया क्या, डाल्टन का परमाणुवाद, परमाणु सिद्धांत, उसे भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इस मॉडल का नाम रदरफोर्ड मॉडल या सौर मॉडल का प्रतिरूप कहते हैं। सौर मॉडल मतलब सूर्य एक केंद्र है और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि यह सौर मॉडल है। जो नाभिक है वह केंद्र हो गया सूर्य की भांति और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, खोज वर्ष की बात करें तो 1911, 1911। खोजकर्ता अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और इसमें इन्होंने क्या क्या सामग्री यूज की थी, जो इंपॉर्टेंट सामग्री थी, पहला था अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, और दूसरा था स्वर्ण पत्र, सोने की पतली पतली पत्र, गोल्ड फॉइल पेपर। ठीक, ये दो चीजों को इन्होंने इस्तेमाल किया और इस मॉडल को, एक्सपेरिमेंट को प्रदर्शित किया। क्या किया इन्होंने, यहां पर देखोगे ये जो है ये गोल्ड फॉइल पेपर है, सोने की पतली परत है। ठीक, इस पर इन्होंने क्या किया, यहां से अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की। कौन से कण, अल्फा कण, अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की। इस सोने की परत पर यह टकराया और टकराने के बाद क्या क्या निष्कर्ष निकले उसको रदरफोर्ड ने नोट किया और दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। क्या क्या है, इन्होंने अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की, किस पे की, स्वर्ण पत्र पर, गोल्ड फॉइल पेपर पर। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्ष को इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से जोड़ दिया। आइए देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से है। क्या हुआ था, जब हमने अल्फा कणों को किसी सोने की पतली परत पर हमने बम्बार्डिंग की, तो कुछ कण, कुछ नहीं कुछ से ज्यादा, बहुत सारे कण इस फॉइल को पार करके निकल गए। आप देख सकते हो ये फॉइल पेपर को क्या करके पार करके निकल गया। उसमें से कुछ कण जो हैं वो अपने मार्ग से डेविएट हो गए, है ना, अपने मार्ग से विचलित हो गए। बहुत कम कण थे और लगभग 12,000, 10,000 से 12,000 में से एक कण जो था वो वापस अपने मार्ग में लौट गया। 3 चीजें हुई इस एक्सपेरिमेंट में। क्या क्या, बहुत सारे कण क्या हुए, पार करके निकल गए। कुछ कण जो है अपने मार्ग से विचलित हो गए और लगभग 10,000 से 12,000 कणों में से एक कण अपने मार्ग में वापस लौट गया। ये 3 चीजें हुई एक्सपेरिमेंट करने पर। ठीक, इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए, उस निष्कर्ष पे भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहां पर प्रयोग देखिए। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कण को सोने की पन्नी, जिसकी मोटाई आपको याद रखना है 0.004 सेंटीमीटर, बहुत कम होती है। ठीक, इस पर उन्होंने बम्बार्डिंग कराई और उन्होंने प्रायोगिक धारणा क्या किया कि अधिकांश अल्फा कण, ये अल्फा कण है, सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं, अभी बताया मैंने। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक, और लगभग 12,000 कणों में से केवल एक अल्फा कण केंद्र से वापस लौट आता है। ये सब उनको दिखा, एक्सपेरिमेंट में ये सब दिखा। इस पर उन्होंने अपने निष्कर्ष दिए
कि परमाणु जो है अधिकांश भाग खोखला है। स्वाभाविक बात है। जब हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण जो हैं सोने की पन्नी को पार करके निकल जा रहे हैं, तो इससे यही निष्कर्ष निकलेगा ना कि अधिकांश भाग खोखला है। उसके बाद बहुत कम अल्फा कण जो हैं अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। बहुत कम कण जो हैं वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु के केंद्र में सजातीय धनावेश उपस्थित होगा। धनावेश उपस्थित होगा, कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब अल्फा कण जो है वो भी धन आवेश है। याद रखोगे, अल्फा कण क्या है? धन आवेशित, धनावेशित। ठीक। और मैंने आपको बताया था विद्युत वाले चैप्टर में जब फिजिक्स पढ़ा रहा था कि दो पार्टिकल्स अगर धनावेशित हैं, सेम चार्ज हैं, सेम आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पर अपने मार्ग से विक्षेपित क्यों हो गया? क्योंकि अल्फा कण भी पॉजिटिव और नाभिक भी पॉजिटिव पास जाने की कोशिश किया और वो उसको विचलित कर दिया, अपने मार्ग से विक्षेपित कर दिया किसी छोटे न्यून कोण पर। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक। मतलब परमाणु का जो केंद्र है वो सजातीय धनावेश उपस्थित होगा। ये दूसरा निष्कर्ष निकाला इन्होंने। पहला निकाला कि ज्यादा से ज्यादा भाग खोखला है, दूसरा निष्कर्ष निकाला कि इसका जो केंद्र है वो धनावेश है। तीसरा, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और द्रव्यमान बहुत कम आयतन में सीमित होगा। जो प्रोटॉन है, इन्होंने क्या बोला कि जो केंद्र है, केंद्र जो प्रोटॉन है वो बहुत ही छोटे साइज का होगा। मतलब मास जो है बहुत ही कम आयतन में सीमित होगा। तभी तो 12,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग से लौट जा रहा है। अगर उसका साइज बड़ा होता तो 4-5 अल्फा कण लौटते अपने मार्ग पे, लेकिन वो सिर्फ एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट जाता है। बाकी के बाकी बाहर निकल जा रहे हैं या तो थोड़ा सा विक्षेपित हो जा रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि परमाणु का केंद्र जो है वो काफी सीमित है, काफी कम आयतन का है। उसका जो मास है काफी कंसाइज्ड है। ठीक। ये 3 निष्कर्ष हुए। ये धारणा थी, क्या क्या किया, ये निष्कर्ष थे। अब आपको एक और पॉइंट आपको बताना है, परिणाम, रिजल्ट। क्या रिजल्ट थे रदरफोर्ड के? क्लियर? तो क्या क्या रिजल्ट थे फटाफट देखते हैं। कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। उन्होंने बताना चालू किया कि एक नाभिक होता है, ठीक, जिसको केंद्र बोलते हैं परमाणु का। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो नाभिक में समाहित होता है। मतलब पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है वो नाभिक में समाहित होता है। ऐसा इन्होंने पहला रिजल्ट दे दिया। फिर बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, ये वर्तुलाकार, ठीक, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। फिर तीसरा इन्होंने दिया, नाभिक का जो आकार है परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। परमाणु अगर इतना बड़ा है तो नाभिक इतना छोटा होगा। ये इन्होंने कहा कि परमाणु के आकार के तुलना में जो नाभिक है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, कंसाइज होता है। ये रिजल्ट्स हो गए। ठीक। अगर दोष की बात करें तो इन्होंने रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफलता प्रदर्शित की। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होनी चाहिए और ऊर्जा कम होकर के उसको नाभिक से टकरा जाना चाहिए। कोई भी चीज बिना ऊर्जा के तो घूम नहीं सकती है। एक समय तो ऐसा आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 उसका ऊर्जा, उसकी एनर्जी काफी डाउन हो जाएगा और डाउन होते होते वो टकरा जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये नाभिक है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो एक समय आएगा कि इसका जो चक्कर है धीरे धीरे कम होता हुआ और ये नाभिक से टकरा जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होता नहीं है तो इस पॉइंट को इन्होंने व्याख्या करने में समर्थता हासिल की। ठीक है ना? तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो ऊर्जा है वो कम हो करके नाभिक से टकरानी चाहिए थी, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। इन दोषों की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो जाता है। ठीक। तो अगला मॉडल आता है, नोट कर लो इसको, अगला मॉडल आता है बोहर का या बोर का परमाणु मॉडल।
ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल का नाम बोहर मॉडल है। खोज वर्ष की बात करें तो 1913 ईस्वी में, और खोजकर्ता जो थे वो नील्स बोहर थे। इन्होंने कहा, अब क्या था इसके इसके निष्कर्ष को आप ध्यान रखना। इसका निष्कर्ष है कि चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा कम होकर के नाभिक से टकराना चाहिए। इसी को इन्होंने पकड़ लिया नील्स बोहर ने, और कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, और जिस कक्षा में घूमते हैं वो स्पेशल कक्षा है, स्पेशल सेल्स हैं। इन्होंने स्पेशल कक्षा बोल दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में अगर रोटेट हो रहे हैं तो उनकी ऊर्जा कम होगी ही नहीं। और इन कक्षाओं का उन्होंने प्रॉपर नाम दे दिया। इन कक्षाओं का उन्होंने प्रॉपर नाम दे दिया। पहले कक्षा का नाम के कक्षा नाम दिया, दूसरे का एल, तीसरे का एम और चौथे का एन। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर एक स्पेशल कक्षा में घूम रहे हैं, जिस कक्षा में इनकी एनर्जी जो है वो कम नहीं होती है। इसीलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर हमने नाम दिया, हमने नहीं दिया, साइंटिस्ट ने दिया, ऊर्जा स्तर। ठीक, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे बोहर मॉडल के कुछ पॉइंट्स। ये आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। मैंने बार बार बोला, न्यूक्लियस दो चीजों से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। पहला सेल जो है, पहली कक्षा जो है उसको के नाम दिया, दूसरे को एल, फिर एम, फिर एन। इस तरीके से के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, जो कि ऊर्जा स्तर नाम दिया था बोहर के द्वारा। ठीक, अवधारणाएं अगर देखते हैं इनकी तो क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। विविक्त कक्षा इन सेल का नाम था। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, मतलब ऊर्जा का ह्रास, लॉस नहीं होता है। ठीक, ऊर्जा ह्रास नहीं होता है। इन कक्षाओं या कोशों में ऊर्जा स्तर कहते हैं, इन्हीं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को क्या कहा इन्होंने, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। ठीक, ये पॉइंट्स लिख करके आप इनके दोष बता दोगे, 5 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। यह मॉडल केवल उन तत्वों के लिए लागू हुआ जिनके नाभिक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। नाभिक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तत्वों को ही ये सिर्फ प्रदर्शित कर पाया। ठीक, तो जैसे एक किसका होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लागू था। उसके बाद ये जो है ये मील का पत्थर बना, ये जो परमाणु मॉडल बना ये मील का पत्थर बना। बाद में इस पर और एक्सपेरिमेंट होते गए, बाकी के भी जो परमाणु हैं उनकी भी संरचना की अवधारणा को प्रदर्शित किया गया। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ये सही हुआ, बाकी तत्वों के लिए ये प्रदर्शित नहीं कर पाया, इसलिए ये भी फेल हो जाता है एक तरीके से। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट था दूसरे मॉडल्स के लिए। परंतु आपको ये 3 मॉडल ही पढ़ने हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब क्या क्या इसकी बातें थी, अवधारणाएं थी, निष्कर्ष थी। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको सबसे पहले अवधारणा लिखना है, उसमें क्या क्या उन्होंने निष्कर्ष दिया वो लिखना है, और फिर उसके बाद दोष बताते हुए कंप्लीट करना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि परमाणु संख्या और परमाणु भार। इतना हमने पढ़ा कि अब हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या होती है परमाणु संख्या और क्या होता है परमाणु भार, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक, मैं अगले लेक्चर में आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा, तो वहां पर एक एक तत्वों के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक, कौन सा परमाणु तत्व है, कौन सा क्या चीज भी है, मतलब तत्व है, धातु है, अधातु है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, पूरी सारणी देखेंगे मेंडलीव की, और जो हमारी मॉडर्न आवर्त सारणी है उन सभी को हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की जो खोज है वो कौन से साइंटिस्ट ने की, तो मोसले ने की थी। कब की थी, तो 1913 में की थी। मोसले के द्वारा परमाणु संख्या दिया गया था, मोसले के द्वारा। ये नाम याद रखना क्योंकि आवर्त सारणी में भी मोसले वर्ड आएगा, मोसले साइंटिस्ट आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के निर्माण के लिए। ठीक,
तो मोसले ने क्या किया, मोसले ने परमाणु संख्या को प्रतिपादित किया। कब किया? 1913 में। इन्होंने कहा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों या नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाती है। कोई भी परमाणु ले लो, जैसे कि ले लो सोडियम। इन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाएगी। या फिर नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के चारों तरफ घूम रहे होंगे, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ घूम रहे होंगे, उनकी जितनी संख्या होगी वही परमाणु संख्या कहलाएगी। परमाणु संख्या को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बोला कि सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। ठीक, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 और प्रोटॉन की संख्या भी 11। कार्बन परमाणु की बात करें तो इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसकी परमाणु संख्या जो है वो 6 होगी। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु के परमाणु संख्या याद रखना है। अगर आपको परमाणु संख्या याद हो गई, क्योंकि जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है, तो अगर आपको परमाणु संख्या याद होगा, जैसे कि लिथियम का 3 होता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना परमाणु संख्या होगा वही उतने ही इलेक्ट्रॉन बोलोगे, जितना परमाणु संख्या होगा उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये आपको याद रखना है। एक चीज इसमें क्या होती है कि अगर हमने क्या लिख दिया Na+, अगर हमने इसे आवेशित कर दिया तो प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही होगी, 11 के 11 होगा, परंतु इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट के 10 हो जाएगी। 11 से क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर इसी पे नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस चार्ज, तो 11 से बढ़ के 12 हो जाएगा। जबकि सोडियम का कितना होता है? 11। याद रखोगे, ये न्यूट्रल है, प्लस चार्ज लगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो आप बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो 11 है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन नहीं। इसीलिए परमाणु संख्या को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परंतु आवेश अगर नहीं लगा होगा तो सीधा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और ये याद करने में भी इजी रहता है। तो परमाणु संख्या किसके किसके बराबर है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब वो आवेशित नहीं होगा। ठीक, द्रव्यमान की बात करें, मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। अभी परमाणु संख्या देखा प्रोटॉन की संख्या के बराबर, परंतु यहां पर प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन N, इनकी संख्याओं का जो योग होगा वो परमाणु भार कहलाएगा। इसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। फिर से याद रखो, जो परमाणु नंबर है, एटॉमिक नंबर है, सिर्फ परमाणु प्रोटॉनों की संख्या है, और यहां पर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब नाभिक में जो भी एलिमेंट, नाभिक में जो भी कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उन सब का योग। इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इनका योग जो होगा वो न्यूक्लियनों की संख्या कहलाएगी। उसी को बोलेंगे परमाणु भार। न्यूक्लियस का भार परमाणु भार। ठीक है, नाभिक का भार परमाणु भार। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। ये याद रखोगे। कोई पूछ सकता है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कहां पर स्थित होता है, तो आप बोलोगे केंद्र में, उसके नाभिक में। ठीक, उदाहरण, हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है और हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि परमाणु भार जो है वो 4 हो गया इसका।
हीलियम का परमाणु भार 4 हो गया। नोट कर लीजिए। अगर हमको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास प्रदर्शित करना है तो इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक बार में आपको लिखना है x। x किसी भी परमाणु का नंबर होगा। जैसे कि सोडियम है, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं तो x हो जाएगा Na। Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है तो 11 यहां लिखोगे, और जो इसका परमाणु भार है लगभग 23 दशमलव होता है तो यहां पर लिखोगे। तो यह देख सकते हो, यहां पर एटॉमिक नंबर है, यहां पर एटॉमिक मास है। ठीक है, मास नंबर, परमाणु भार। इस तरीके से हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर को प्रदर्शित कर सकते हैं उसके एलिमेंट के साथ में। ठीक है, उसके तत्व के साथ में। जैसे कार्बन का है 6 इसका परमाणु संख्या होता है और 12 इसका मास मतलब परमाणु का द्रव्यमान। इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। इनमें डिफरेंस, इनको अलग अलग आप समझ लोगे तो डिफरेंस भी लिख सकते हो। ठीक, समस्थानिक आइसोटोप्स, कंफ्यूजन मत रखना। आइसोटोप्स जब भी नाम आएगा तो आपको लिखना है परमाणु संख्या समान हो। सीधा सीधा याद रखोगे, परमाणु संख्या समान होंगे परंतु परमाणु भार नहीं। एटॉमिक नंबर सेम होगा पर मास नंबर इक्वल नहीं होगा। और अगर हम लोग आइसोबार की बात करें, ये था आइसोटोप, आइसोबार में क्या करोगे, परमाणु भार सेम होगा, परमाणु भार सेम होगा, परमाणु संख्या नहीं। और अगर आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होगा। ठीक, अलग अलग याद रखोगे। समस्थानिक आइसोटोप्स में परमाणु संख्या सेम होगा, परमाणु भार नहीं। आइसोबार्स में परमाणु भार सेम होगा, परमाणु संख्या नहीं, संभारिक में। और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होगा, परमाणु संख्या, परमाणु भार की संख्या नहीं। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। समस्थानिक आइसोटोप्स एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु परमाणु भार, एटॉमिक मास अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों में उपस्थित प्रोटॉन्स व इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। प्रोटॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। क्या सेम होगा? परमाणु संख्या सेम होगा। ठीक, ये एग्जांपल है क्लोरीन का। जैसे है, क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है। कितनी होती है? 17 होती है। और परमाणु भार कितना होता है? 35। 17 परमाणु क्रमांक है और 35 उसका भार है। क्लियर है? तो हम लोग इसका एक आइसोटोप अगर देखें तो देखो यहां पर ये 17 है और ये 37 है। देखो परमाणु क्रमांक सेम है दोनों में, 17-17, परंतु इसका भार 35 है और उसका 37 है। ये भी प्रकृति में पाया जाता है, ये भी प्रकृति में पाया जाता है, हमने अपने मन से नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये अपने मन से नहीं बनता है, जो अवेलेबिलिटी है उसी के आधार पर हमने कैटेगराइज किया। इसीलिए ये सब इंट्रोड्यूस हुए हैं कि समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ठीक, तो ये दो प्रकार के क्लोरीन पाए गए। इसमें क्या था, जो मास था इसका, द्रव्यमान था 35 था, इसमें क्या था 37 था। इसलिए हमने बोल दिया कि क्लोरीन का समस्थानिक है। क्यों? क्योंकि इनका जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है, भार बस अलग है। ठीक, अगर हम लोग बात करें, 3 आइसोटोप्स हैं हमारे हाइड्रोजन के, इनको याद रखोगे। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर नहीं पूछता, आइसोटोप पूछता है तो उसमें एग्जांपल दे देना कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। ये नाम लिखोगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम मतलब 1H1, ड्यूटेरियम मतलब 1H2, ट्राइटियम मतलब 1H3। कहने का क्या मतलब है? परमाणु क्रमांक सबका एक है, भार क्या है? इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। भार क्या क्या होता है? भार जो होता है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वही परमाणु भार कहलाता है। तो इसमें देखो, इसमें एक प्रोटॉन है इसलिए भार एक है। इसमें क्या है? एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो 1 + 1, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, क्या हो गया इसका मास? द्रव्यमान 2 हो गया। और इसमें क्या है? एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो 1 + 2 हो गया 3, तो परमाणु भार हो गया 3। तो ये हमारे हो गए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, याद रखोगे। ये आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के। इसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है और इसमें 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। इनका सम करोगे तो ये 16 आएगा और इनका सम करोगे तो ये 18 आएगा। मतलब परमाणु भार अलग अलग है और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के ये क्या हो गए? आइसोटोप हो गए। तो इसको भी आप लोग बना सकते हो। आइसोबार की बात करें, समभारिक की बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया कि जिनका भार समान हो, क्रमांक अलग अलग हो, समभारिक कहलाएंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं क्योंकि समभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। अभी तक हमने देखा हाइड्रोजन के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक, मतलब तत्व तो एक ही है। यहां पर क्या होगा? यहां पर एलिमेंट ही अलग अलग होगा, जैसे कि ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक होता है ऑर्गन का 18, यहां पर इसका होता है 19 और यहां पर इसका कैल्शियम का होता है 20। परमाणु क्रमांक तीनों का अलग अलग है। पहले ही हमने देख लिया कि परमाणु क्रमांक अलग हो, भार सेम हो। यहां पर इसका भार कितना है? 40। यहां पर इसका भार कितना है? 40। यहां पर इसका भार कितना है? 40। भार सेम है। सर 40 कैसे हुआ? इसमें 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, इसमें 19 प्रोटॉन 21 न्यूट्रॉन है। इनका सम 40, इनका सम 40 और ये 20 + 20 40। इस तरीके से ये हम बता सकते हैं एग्जाम्पल समभारिक का, आइसोबार्स का। ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम 18 19 20, परमाणु क्रमांक 18 19 20, ये तीनों एक साथ देना और उनका जो वेट है, मास है, वो बता देना 40 40 40 है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है। सम न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे, आइसोटोन्स की। मैंने आपको बताया कि इनका जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो सेम होगा। मतलब विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्व लिखा है मतलब अलग अलग तत्व हैं। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या व द्रव्यमान अलग अलग होती है। मतलब परमाणु संख्या और द्रव्यमान अलग अलग होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। उदाहरण में देखोगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, परमाणु संख्या कितनी है? 6 7 8। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? इसकी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन और इसके 8 इलेक्ट्रॉन। मास क्या होता है? मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहां पर इन सभी के जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो 8 है। देखो कैसे, ये जो है, ये जो मास है ये कैसे बना है? 8 + 6 14 हुआ। 8 क्यों? इसका भी 8 और इसका भी 8, 8 प्लस, अब ये 15 पहुंचना है हमको। ठीक, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 और 7 प्लस क्या करेंगे? 9 8 और यहां पर क्या करेंगे? 8 + 8। ठीक है ना? तब ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16। हाँ देखो, सब में 8 कॉमन है। ये है न्यूट्रॉन्स और जो अलग से ये 6 7 और ये 8 हैं, ये हैं इसके प्रोटॉन्स। प्रोटॉन अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग है। क्या सेम है? न्यूट्रॉन। तो यहां पर आप बोलोगे
ये हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इससे आप लिख दोगे और बोल दोगे कि जो इसके न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 8 है। इस तरीके से इस आंसर को कंप्लीट करोगे और यहां पर हमारा आज का सेशन जो है कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा है परमाणु की संरचना, परमाणु अणु क्या कहलाते हैं, डाल्टन का सिद्धांत, सभी सिद्धांत हमने देखे हैं। उसके बाद हमने आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स हमने देखा है और सभी को अच्छे से समझा है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग ये श्री रमा एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़ जाइए, बाकी के सोशल मीडिया से जुड़ जाइए और आप लोग बहुत मस्त पढ़ाई करिए। इस श्रृंखला को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। बहुत जल्द हम लोग यूनिट 10 भूगर्भ शास्त्र को भी शुरू करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।